नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस में। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री धामी ने दी श्रद्धांजलि। सीएमआर में पुष्प अर्पित कर किया नमन। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां पूरी। सचिवालय को मिले 499 सवाल। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष से की सहयोग की अपील। हल्द्वानी में खेल यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव पर सरकार से मिली सहमति। मंत्री रेखा आर्य ने सीएम धामी को दिया धन्यवाद। एथलीट और खिलाड़ियों को मिलेंगी सुविधाएं। देहरादून में सफाई कार्य में डिजिटल इंडिया की मुहिम को मिलेगा बढ़ावा। क्यूआर कोड की मदद से घर घर उठेगा कचरा। नगर निगम को मिलती रहेगी सूचनाएं। दून वासियों को कूड़े से राहत मिलने के आसार। प्रदेश में फिर से बदल सकता है मौसम का मिजाज। आगामी 2 दिन 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। पर्वतीय जिलों में हो सकता है लैंडस्लाइड। केदारनाथ पैदल मार्ग हुआ दुरुस्त। और बात करते हैं मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की। तो आज रक्षाबंधन पर देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत कर रहे हैं। रक्षाबंधन पर सरकार ने महिलाओं को सौगात दी है। सरकारी बसों में फ्री यात्रा की ये सुविधा सीएम धामी की तरफ से दी गई है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रक्षाबंधन पर यह कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। रक्षाबंधन का पर्व जो है आने वाला है। 19 अगस्त को यह पर्व है जो कि महिलाओं के लिए खास माना जाता है और उपहार स्वरूप धामी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी है, क्योंकि यही वो दिन जब बहन अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और इसी दौरान जब बहन जो है अपने घर से भाई के घर जाती हैं और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने जो है सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सौगात महिलाओं को दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। महिलाओं के लिए ये पर्व जो है विशेष रूप से मायने रखता है और धामी सरकार ने भी सौगात महिलाओं को दी है सरकारी बसों में फ्री यात्रा की। निश्चित रूप से हर वर्ष की बात की अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर बस में फ्री आने जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसी क्रम में अगर आपसे बात करनी जाए तो रक्षाबंधन आने में अभी 2 से 3 दिन का वक्त है। हालांकि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में चल रहा है, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और जो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल वो भी शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश भर की जो मातृशक्ति है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंची। और क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि जब प्रदेश भर की जो महिलाएं मातृशक्ति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास आई थी तो हजारों की संख्या में सीएम धामी को उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा था। इसी क्रम में एक बार फिर आज ये जो है कार्यक्रम किया जा रहा है और साफ तौर पर सीएम धामी का साफ तौर पर पहले से ही ये कहना है कि जो प्रदेश की मातृशक्ति है उसको सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है।
करी जाए तो मातृशक्ति के लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कई योजनाएं निकाली हैं उत्तराखंड की। अगर खास तौर पर बात कर ली जाए तो नंदा गौरा योजना, घसियारी योजना या अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ मातृशक्ति का समर्पित है। स्वरोजगार के लिहाज से भी देखा जाए तो सीएम धामी के द्वारा कई ऐसी योजनाएं निकाली गई हैं जो मातृशक्ति को ही समर्पित है। तो ऐसे में लगातार जो है उत्तराखंड की धामी सरकार मातृशक्ति के समर्पित कार्यक्रम करती रहती है। और आमतौर पर ये भी है कि एक पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये भी की गई थी कि जब उन्होंने अपने कैबिनेट की जो है मंत्रिमंडल की स्थापना की तो कहीं ना कहीं उसमें जो मातृशक्ति विभाग है वो कहीं ना कहीं एक महिला को उसका मंत्री बनाया। तो एक साफ तौर पर संदेश दिया है कि किस तरीके से धामी सरकार जो है मातृशक्ति के प्रति सजग है और इसी क्रम में हर वर्ष की भांति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझे विभाग दिया। मैं भी बद्रीनाथ विधानसभा के चुनाव में गया था। मैंने वहां भी देखा हमारी समूह की बहनें जो मेरे घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्या बोलते हैं उसे, बैंक सखी, बैंक सखी। तो मैंने पूछा उनसे, पहले एक बच्ची को खड़ा किया। पहले हमारी बहनें, हमारी बेटियां बैंक में जाकर बात नहीं कर सकती थी, बैंक मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता था। लेकिन आज हमारी बहन, हमारी जो बैंक सखी बहन जब वहां पर जाती है तो मैनेजर को भी खड़ा होकर उसकी बात सुननी पड़ती है, तो अपने क्षेत्र का काम करवाती है। यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में हुआ है। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आज महिलाओं हेतु किए गए वित्तीय समावेश का विवरण इस प्रकार है। 53,574 समूह को रिवॉल्विंग फंड हमने दिया है। 37,186 समूह को सामुदायिक निवेश निधि के माध्यम से हमने मजबूत करने का काम किया है। 53,500 समूह को बैंक लीज कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्य सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने वाले मानसून सत्र की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विपक्षी दलों से मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न मिले। उन्होंने बताया कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण के भैरानी सेन स्थित विधानसभा भवन में 21 अगस्त से शुरू होकर 23 अगस्त तक चलेगा। तैयारी पूरी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ी सेन और वहां जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं ताकि जो भी यहां से लोग पहुंचे वहां पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए। इसकी तैयारी हमारी पूरी है और करीबन 499 के करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। राज्य सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने वाले मानसून सत्र की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। 21 अगस्त से मानसून का ये सत्र जो है शुरू हो रहा है और 23 अगस्त को ये खत्म होगा। हालांकि महज ये बहुत कम दिनों के लिए ये सत्र आयोजित किया जा रहा है और इसी को लेकर के पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर हैं,
क्योंकि पक्ष का कहना है कि ये जो समय है वो पर्याप्त है, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी हैं ही नहीं जिनके लिए सत्र को और बढ़ाया जाए। लेकिन विपक्ष का कहना इस पर है कि काफी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें उठाया जाना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, विधानसभा का मानसून सत्र जो है 21 अगस्त से शुरू होने वाला है। पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं, क्योंकि पक्ष का कहना है कि ऐसी कोई भी कमी नहीं जिसके लिए सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बहुत कमियां ऐसी हैं जिनको सामने लाने के लिए सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। बिल्कुल श्वेता, 21 तारीख को भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र आहूत हुई है और ये 21 से 23 तक चलेगी। तो पहले दिन तो 2 विधायकों की मौत हुई है, उनकी श्रद्धांजलि में निकल जाएगी, बचेगा 21 और 22। इसी को लेकर के विपक्ष का यहाँ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि समय पर्याप्त है और सारी तैयारियां कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि विधानसभा सत्र के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि 2 दिन के अंदर 3 दिन का जो सत्र आहूत हुआ है तो 1 दिन श्रद्धांजलि में निकल जाएगी। तो 2 दिन के अंदर विधायकों द्वारा 499 सवाल लगाए गए हैं अभी तक। तो इन पर चर्चा कैसे होगी, इसलिए उनका कहना था कि अगर अब बात में जाते हैं तो वहां पर केवल सत्र आहूत करने के न रखा जाए, सत्र की अवधि बढ़ाया जाए ताकि जन लोक कल्याणकारी के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा किया जा सके और सारे विधायक अपनी अपनी समस्याओं को रख सके। लेकिन विपक्ष के इन आरोपों को पक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि 2 दिन का समय भी पर्याप्त है और इसीलिए सत्र रखा गया है। लेकिन अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि पक्ष विपक्ष में जो समय का लेकर के है, जहां विपक्ष कह रहा है कि समय कम है, वही पक्ष कहता है कि नहीं 2 दिन की अवधि भी 3 दिन की अवधि भी पर्याप्त है। तो इसको लेकर के तकरार बनी हुई है। जी शैलेंद्र, यहाँ पर मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए भी बार बार पक्ष की तरफ से जो है गुहार लगाई जा रही है, अपील भी की जा रही है कि बेहद कम समय है तो इसे शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि कमियां जो है विपक्ष जो है कई कमियों को लेकर के वहां है। 499 प्रश्न हैं। तो क्या लगता है कि ये जो कम समय रखा गया है इसमें 499 प्रश्न जो हैं उनके जवाब सामने आ पाएंगे? बिल्कुल श्वेता, सबसे बड़ी बात है कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनके द्वारा विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण चलाने के लिए विपक्ष से अपील किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का दावा ये है, विपक्ष का आरोप ये है कि समय कम है, जब शांति से सत्र चलेगा। लेकिन जो सवाल है उस पर चर्चा तो होनी चाहिए और जब चर्चा किसी सवाल पर होगी तो चर्चा के लिए समय चाहिए। तो विपक्ष का सीधा आरोप है कि विधानसभा सत्र की अवधि बड़ी होनी चाहिए ताकि हर सवाल पर चर्चा हो सके। लेकिन पक्ष द्वारा ये कहा जाता है कि आप जितना भी समय है उसमें शोर शराबा न हो, हर प्रश्न पर चर्चा हो, इसमें निकाला जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से तकरार का यही स्थिति है कि जहां पक्ष कहता है कि नहीं पर्याप्त समय है, वहीं विपक्ष का सीधा आरोप है कि हर बार सत्र जो चलता है वो काफी कम चलता है। उप नेता प्रतिपक्ष जो भुवन कापड़ी है उन्होंने भी सीधा एक बार बोला था कि ऐसा नियम है कि साल में कम से कम 10 दिन विधानसभा सत्र चलनी चाहिए, 60 दिन चलनी चाहिए। लेकिन 60 दिन तो छोड़ो, बहुत कम चलता है। और चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार रही हो, उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है कि किसी भी दल की सरकार रही है, अभी तक साल में 60 दिन विधानसभा सत्र यहाँ नहीं चल पाया है। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। देहरादून में अब जल्द ही नगर निगम कूड़ा उठाने का भुगतान QR कोड की मदद से करेगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से जल्द ही सभी दून वासियों को QR कोड वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही कूड़ा उठाने की गाड़ियों पर भी QR कोड लगेंगे। जिस घर में भी कूड़ा उठाने का कार्य होगा उसका QR कोड स्कैन होगा, जबकि जिस घर से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी सूचना निगम को मिलेगी। उन्होंने बताया कि QR कोड की मदद से एक ओर जहां पारदर्शिता बनी रहेगी तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल इंडिया की मुहिम को भी बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट सिटी के सहयोग से नगर निगम कर रहा है। इसमें सभी घरों को एक QR कोड दिया जाएगा, साथ ही गाड़ियों को भी QR कोड दिए जाएंगे। जिस घर से भी गाड़ी कूड़ा उठान करेंगे उसका QR कोड स्कैन होगा। जहां से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी हमको तत्काल सूचना मिल जाएगी। इससे बेटर मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो पाएगी, बिल्कुल होगी। और उस QR कोड को हम कुछ समय पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद जनता के लिए भी खोल देंगे ताकि सभी लोग देख पाएँ कि गाड़ी कूड़ा उठा रही है अथवा नहीं उठा रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नगर निगम की ये पहल सामने आई है जहां पर कूड़ा उठाने के लिए जो भुगतान होगा उस पर QR कोड का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि ये पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और डिजिटल इंडिया की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो ये पहल जो है कितनी रंग लाएगी? निश्चित रूप से देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड है और उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है, वहाँ पे वर्तमान में स्मार्ट सिटी का काम तो चल रहा है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी के काम के साथ साथ जो देहरादून का नगर निगम है वो भी अब स्मार्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नगर निगम ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत अगर बात कर ली जाए तो नगर निगम के क्षेत्र में जो है जो कूड़ा उठाने की गाड़ी है वो घर घर जाकर कूड़ा उठाती है। और ऐसे में जो है पारदर्शिता लाने के लिए QR कोड सिस्टम अब नगर निगम अपनाने जा रहा है, यानी कि घरों में QR कोड लगेगा और इसके साथ ही साथ जो कूड़ा उठाने की गाड़ी घर तो आती है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने के लिए आती है, तो वो भी अब कूड़ा उठाने की जो गाड़ियां उन पर भी QR कोड लगेगा। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जब कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी घर पे आती है और जो मासिक भुगतान जब लेते हैं तो कई बार नगर निगम को शिकायतें मिलती हैं कि जो है ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं। हालांकि नगर निगम ने कूड़ा उठान का एक मासिक दर तय किया हुआ है, 70 रुपए प्रति माह कूड़ा उठान का। कई बार शिकायत मिलती है कि 100 रुपए ले रहे हैं। हालांकि जब शिकायत संज्ञान में आती है नगर निगम से तो ऐसे तत्काल कार्रवाई की जाती है और मामला जब सामने आता है तो मामला ये आता है कि जो फर्जी स्लिप होती है, वो कूड़ा उठान जो कर्मी होते हैं वो फर्जी स्लिप बनाकर जो है भुगतान कर लेते हैं और पैसे अपने पास रखते हैं। तो ऐसे में नगर निगम को जो है बड़े मापक एक बहुत बड़ी रकम में चूना भी लगता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए नगर निगम पारदर्शिता अपनाने की कोशिश कर रहा है और डिजिटल इंडिया के तहत नगर निगम खुद को भी डिजिटलाइजीकरण कर रहा है। तो ऐसे में जो है इस मुहिम को नगर निगम बढ़ावा दे रहा है और इसके साथ ही साथ लगातार जो कूड़ा उठान डोर टू डोर कलेक्शन है वो भी पारदर्शिता के तहत आएगा और आम जनमानस को पता चल सकेगा QR कोड के माध्यम से कि आज उनके घर पर गाड़ी आई है या नहीं आई है, या फिर इस महीने के जो है पूरा भुगतान का पैसा दे दिया गया है या नहीं दिया गया। और यानी कि जो भी अपडेट पूरा भुगतान से रिलेटेड होगी वो सब इस QR कोड के जरिए घर बैठे बैठे एक आम जनमानस को मिल सकती है। वहीं बार बार पारदर्शिता की बात की जाती है, हालांकि अब नगर निगम इसको अपनाने लगा है और नगर निगम को काफी शिकायतें भी मिल रही थी, जिस कारण नगर निगम अब इसको अपनाने जा रहा है। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हल्द्वानी में एक खेल यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने मोहर लगाई है, जिस पर सहमति मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सभी मंत्रियों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के गुलापार में बनने वाली खेल यूनिवर्सिटी के बनने से उत्तराखंड के एथलीट और अन्य खिलाड़ियों को सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी, जिसके मिलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खेल यूनिवर्सिटी को बनाने की दिशा में मंत्रिमंडल ने जो कदम उठाया है उसके लिए वह पूरी मंत्रिमंडल के शुक्रगुजार हैं। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मोहर लगी थी। निर्णय कैबिनेट के द्वारा हुआ है। निश्चित रूप से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देश के गिने चुने राज्यों में है और उत्तराखंड भी अब उस श्रेणी में जुड़ने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और संपूर्ण कैबिनेट का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट उत्तराखंड का आज कैबिनेट से पारित हो गया। निश्चित रूप से ये विधानसभा सत्र गैरसैंण में यह टेबल होगा और निश्चित रूप से एक कानून का रूप लेगा और इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाले समय में जब हल्द्वानी गोलापार स्टेडियम के बगल में ही जब हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, निश्चित रूप से उसमें खेल सुविधाओं की विधाओं से लेकर शैक्षणिक सत्र से लेकर और देश विदेश के बच्चे जो है उस यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेंगे, निश्चित रूप से एक जो खेल का वातावरण है वह और अधिक मजबूत होगा और हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी के लिए अन्य प्रदेशों की ओर रुख करते हैं वे अपने प्रदेश में रहते हुए यूनिवर्सिटी से संबंधित सारी फैसिलिटी को वो प्राप्त कर पाएंगे। और सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री बहना योजना के तहत सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। वंदना जी और वहां से रीता जी से लेकर रुड़की वाले सब हमारे हरिद्वार वाले हैं, सभी जनपदों से आए हुए हमारी सभी मातृशक्ति मेरी बहनें, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज यहाँ पर
उपस्थित होने के लिए, यहाँ आने के लिए। और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हो रहे इस कार्यक्रम में आप सबके आज ये मुख्य सेवक सदन में यहाँ उपस्थित होने पर मैं आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ ही क्योंकि हमारा ये त्योहार का पर्व भी चल रहा है, आइए आदरणीय नरेश बंसल जी भी हमारे बीच में आ गए, आपका भी बहुत स्वागत। माताओं और बहनों के अटूट स्नेह के बंधन के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर्व की भी आप सबको मैं बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब ने, मैं आप सबके चेहरों को देख रहा हूं, जो आपके चेहरों पर प्रसन्नता है, एक उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी ऊर्जा निश्चित रूप से हम सबको ऊर्जा प्रदान कर रही है। और ये जो ऊर्जा है आप सबसे जो प्राप्त होती है, इस ऊर्जा से मुझे और हम सभी लोगों को जो इस सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और अधिक ऊर्जा मिलने से हमारा उत्साहवर्धन होता है। और निश्चित रूप से जिस काम में हम लगातार प्रयासरत रहते हैं, उस काम को करने में और अधिक हमको आसानी होती है। रक्षाबंधन पर्व हमारा प्रेम, स्नेह और विश्वास का, इसके प्रतीक का पर्व होने के साथ ही ये हमें हमारे जो सामाजिक कर्तव्य होते हैं, उन सामाजिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से पूरे विश्वास से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रदेश की मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित होकर, कि हमारा संकल्प है। और आप सब जानते हैं जब कोई संकल्प होता है तो संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है। और ये संकल्प विकल्प रहित है कि हमें हमारी मातृशक्ति। उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। जोशी ने कहा कि ममता को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री जोशी ने कहा, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला हो और उसके बाद एक इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला हो लेकर आए और उसके बाद एक घटनाएं सरकार की हो रही हो। आपको ध्यान होगा, चुनाव के तुरंत बाद एक उस समय हमारे सामने महिला के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, उसके साथ बलात्कार किया गया, क्योंकि वो उनकी समर्थक नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही थी। और आज एक हमारी बहन, एक नर्स के साथ जो कृत्य हुआ, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं तो कहूँगा कि ममता जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देने चाहिए। जो महिला होकर महिलाओं की रक्षा न करे, उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य में एक बार फिर से मौसम के मिजाज के बदलने की आशंका है। ऐसा इसलिए कि मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया। साथ ही राज्य के सभी जिलों में 18 अगस्त को 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिले शामिल हैं। इससे लेकर के मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। साथ ही पर्वतीय जिलों में भूस्खलन और चट्टान गिरने के चलते यातायात बाधित होने की भी चेतावनी दी। वहीं भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के भी आसार हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग को मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त कर लिया गया है, जिससे 15 दिन बाद पैदल चलकर यूपी, गुजरात और हरियाणा से कुछ तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 260 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद पैदल मार्ग को बनाया गया। वहीं प्रशासन से मिल रहे सहयोग पर केदारनाथ धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों ने आभार जताया। बता दें कि 31 जुलाई की रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई त्रिसादी के कारण जगह जगह से ये मार्ग ध्वस्त हो गया था।
जिसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता के तहत पैदल मार्ग से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी और डीएम सौरभ गहरवार के नेतृत्व में चले रेस्क्यू अभियान में हजारों श्रद्धालुओं एवं स्थानीय जनता को हेली सेवा के साथ पैदल आवाजाही से उनकी जान को बचाया गया। इसके बाद प्रशासन की ओर से पैदल मार्ग को तेजी के साथ दुरुस्त करने की चुनौती थी और इस चुनौती को भी जिला प्रशासन ने पार कर लिया है। रुड़की के गुरुकुल नारसन में देर रात को चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया, जहां पर देर रात पुलिस चौकी के सामने चोरों ने एक दुकान से कीमती सामान चुराया और फिर फरार हो गए। बता दें कि जब दुकानदार ने सुबह अपनी दुकान खोली तो देखा कि दुकान से सारा कीमती सामान चोरी हो गया है। वहीं दुकान मालिक सुमित ने पुलिस को सूचना दी। वहीं दुकानदार ने बताया कि जब उसने सुबह दुकान खोली तो दुकान से कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोस्टेट मशीन, कपड़े और कुछ नकदी सहित इन्वर्टर, बैटरी आदि सामान दुकान के पीछे दीवार तोड़कर चोरी कर लिए गए हैं। वहीं दुकान मालिक ने पुलिस चौकी में अपनी तहरीर दी है। रात की घटना है और सुबह ही आके यहाँ देखा तो ऐसा ऐसा बताया, यहाँ से ऐसा ऐसा हो रही है। तो चोरी आके देखी तो सारा सामान गायब मिला। यहाँ से क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान प्रिंटर था, कंप्यूटर था और बैटरा, इन्वर्टर था और सर्दी के कुछ सामान थे। कुछ कैश रखा था इसमें यहाँ ना, काफ़ी है। लगभग कितना टोटल? लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास नुकसान है जी। तो इसमें किसी को संदेह, किसी प्रकार की झगड़ा किस तरह से? नहीं, झगड़ा तो कोई ऐसा है नहीं, अभी तो कुछ ऐसा किसी को जान नहीं रहा सकना। लोकेशन क्या है आपकी दुकान कहाँ पे दुकान स्थित आती है? लोकेशन हाईवे पे चौकी, पुलिस चौकी के सामने। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज कराई। क्या अभी पुलिस की ओर से क्या आश्वासन मिला है? अभी तो कुछ भी आश्वासन मिलना, कह रहा है कि हमारे पास ही यहाँ आदमी नहीं है, अब क्या वो करना है, कुछ नहीं है। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरशद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, चोरी की वारदात हुई है, एक दुकान को चोरों के द्वारा निशाना बनाया गया है। पीड़ित का पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है, कितनी कीमती सामान उसकी दुकान से चोरी हुए हैं और साथ ही पुलिस को तहरीर दी गई है, पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई है पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि रात का ये मामला है कि चोरों ने इस दुकान को अपना निशाना बनाया और दुकानदार का कहना है कि लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान। तो कहीं ना कहीं पुलिस में तहरीर दी गई। हालांकि पुलिस चौकी के निकट ये दुकान मौजूद थी, पर उसके बाद भी चोरों ने बिल्कुल खौफ न खाते हुए इस दुकान को निशाना 1.5 लाख के जो है सामान पर हाथ साफ करके, तो एक बड़ा मामला खुलकर आता है कि चोरों को शायद अब पुलिस का भी खौफ नहीं रहा। जी अरशद, यहाँ तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।